एक बार आरोपी का नाम एफआईआर में दर्ज करने के बाद क्या पुलिस न्यायालय के आदेश के बिना उसे हटा सकती है? आज के हमारे वीडियो का यही बड़ा महत्वपूर्ण टाइटल है। आज के वीडियो में हम इसी महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे। अक्सर ऐसा देखने में आता है कि रंजिशन पुलिस थाने में घटना एक व्यक्ति के द्वारा की जाती है और पूरे परिवार का झूठा नाम लिखा दिया जाता है। पुलिस सभी लोगों का नाम एफआईआर में दर्ज कर लेती है, फिर सभी लोग थाने के चक्कर लगाते हैं, पुलिस वालों के पास जाकर मिलते हैं, उनसे रिक्वेस्ट करते हैं। तो क्या कोई ऐसा रास्ता है, क्या कोई ऐसा कानूनी तरीका है कि पुलिस उस एफआईआर में से नाम कम कर दे? हालांकि एफआईआर जैसी दर्ज की जाती है उसकी तुरंत सूचना मजिस्ट्रेट को दे दी जाती है। पुलिस के हाथ में क्या अधिकार है? आज के इस वीडियो में इस बड़े महत्वपूर्ण टॉपिक पर मैं बड़ी महत्वपूर्ण कानूनी जानकारी आपको दूंगा एक सरल उदाहरण के साथ। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण जजमेंट है, साकरी वसु विरुद्ध उत्तर प्रदेश राज्य 2008 का है। इसके आधार पर और सरल उदाहरण से मैं इस टॉपिक को आपको समझाऊंगा। बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है, एक आम व्यक्ति के लिए जानना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि यदि किसी निर्दोष को फंसा दिया जाए तो उसकी परेशानी का हाल बड़ा बुरा हो जाता है, और किसी दोषी का नाम उसमें से हटा दिया जाए तो वो भी बहुत गलत हो जाता है। आज हम दोषी की नहीं, निर्दोष की बात करेंगे। तो आपके लिए मैंने डिजिटल ई बुक इसके लिए विशेष तौर से तैयार करके रखी है, जिसमें सभी महत्वपूर्ण जानकारियां आप लोगों के लिए मैंने लिख के रखी हैं। उसी के अंदर से मैं आपको जानकारी दूंगा। उसके अंदर से जानकारी देने का मकसद मेरा यह है कि आप इस बहाने उससे परिचित भी हो जाएंगे कि आखिर इसमें क्या क्या दिया हुआ है। उस डिजिटल ई बुक की लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे द्वारा दी गई है। यदि आपको आवश्यकता महसूस होती है तो आप उसको खरीद भी सकते हैं। आइए सर, लेट्स गो। देख रहे हैं सर कंप्यूटर स्क्रीन पर, ये हमारी डिजिटल ई बुक है और इसी टाइटल से आपको यूट्यूब पे मेरा वीडियो भी मिल जाएगा। एक बार आरोपी का नाम एफआईआर में दर्ज करने के बाद क्या पुलिस बिना न्यायालय के आदेश से उसे हटा सकती है? अब मैं आपको सीधे मुद्दे की बात पर लेकर चलता हूं। एक मैं शॉर्ट में आपको एक मोटिवेशन लाइन सुना दूं। हर वीडियो में अक्सर मैं बताता हूं, जब उम्मीद के सब रास्ते बंद हो और अन्याय का अंधेरा हो घना, तब एक बात याद रखना, कानून की मशाल अभी भी जली है। या जंग लड़ने का हौसला रखो, जीत अभी भी आपकी गली में खड़ी है। जीत अभी भी आपकी गली में खड़ी है। कहाँ खड़ी है सर? गली में। यदि आपने हौसला रखा और लगातार आपने कोशिश की तो आपको जीत इतनी ही आसानी से गली में खड़ी मिल जाएगी। अब हम आगे बढ़ते हैं सर। कानून की दुनिया में सर इसकी जरूरत पड़ती है, क्योंकि इंसान का हौसला अक्सर टूट जाता है। लेकिन ये पूरे अध्याय दिए हुए हैं सर, इसमें मैंने, ये आप देख रहे हैं प्रस्तावना भी है, ये अध्याय भी है जो स्क्रॉल करके मैं नीचे ले जा रहा हूँ। और उसके बाद सीधे मुद्दे की बात पे हम पहुंचने वाले हैं, ये स्क्रॉल करके, ताकि आपको ई बुक से परिचित भी हो जाए। ये आ चुके हैं सर हम मुद्दे की बात पर। अब हम इस टॉपिक पे आ चुके हैं। सबसे पहले कानूनी प्रावधान जो मैंने आपको बताए थे, तो एक सरल उदाहरण से मैं चालू करता हूं आपको समझाने के लिए कि मान लीजिए कि ए और बी के बीच में मारपीट होती है। एक उदाहरण मैंने बनाया आपको समझाने के लिए, पूरी बात आपकी समझ में आ जाएगी। ध्यान से सुनिएगा आप। छोटा सा टॉपिक है, बड़ा सरल टॉपिक है, मगर है बड़ा महत्वपूर्ण। ए थाने जाकर बी और उसके भाई सी का नाम एफआईआर में दर्ज करा देता है। विवाद हुआ है, बी से नाम लिखा दिया गया है सी का साथ में, जबकि सी घटना के समय शहर से बाहर था। अब सवाल यह उठता है कि क्या इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, जिसको विवेचना अधिकारी कहा जाता है, एफआईआर के कागज में सी का नाम कलम से काट सकता है? उत्तर है नहीं, नहीं काट सकता है। लेकिन उसकी एक प्रोसेस है, मैं भी आपको आगे बताने जा रहा हूं। मैं डायरेक्ट नहीं काट सकता एफआईआर में से। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 173 के अनुसार जब एक बार एफआईआर दर्ज हो जाती है तो उसकी सूचना क्षेत्राधिकार वाले मजिस्ट्रेट को चली जाती है। पुलिस जांच के दौरान साक्ष्य एकत्रित करती है, मौके पर जाकर नक्शा मौका बनाती है, गवाह के बयान लेती है। अब 180 में हो गए, पहले 161 में लिए जाते थे। पूरे बयानात नोट करती है, संपत्ति जब्त करती है, मेडिकल करवाती है। इस प्रकार से पूरा 35 का नोटिस दिया जाता है, मुलजिमों को गिरफ्तारी की जाती है। फिर 193 के तहत कोर्ट में चालान पेश किया जाता है, बीएनएसएस 2023 के तहत। अब इसमें यदि जांच में यह साबित हो जाता है, जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है उस जांच में यदि साबित हो जाता है कि सी घटना स्थल पर मौजूद ही नहीं था, तो पुलिस अपने स्तर पर एफआईआर को फाड़ या मिटा नहीं सकती। पुलिस को अपनी जांच रिपोर्ट, जिसे क्लोजर रिपोर्ट या फाइनल रिपोर्ट कहते हैं, धारा 173 बीएनएसएस के तहत अदालत में जमा करनी होगी। 173 में सर एफआईआर लिखी जाती है, यहाँ पर मैं 193 कर देता हूँ। ये कभी कभी टाइपिंग मिस्टेक से ऐसा हो जाता है, ये मैंने 193 कर दिया कि जब इन्वेस्टिगेशन पूरा हो जाता है
तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 193 के तहत कोर्ट में चालान पेश किया जाता है। तो यहाँ पर क्या होगा कि मिटा नहीं सकती, लेकिन अपनी जांच रिपोर्ट अदालत में जमा करनी होती है। अब यदि पुलिस के द्वारा इन्वेस्टिगेशन किया गया, अब जैसे कि उसमें पाया गया कि वास्तव में वो बाहर था, वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और रिटर्न डॉक्यूमेंट्स पेश करता है, टिकट पेश करता है, कहीं लाज में होटल में ठहरा था, वहां के बिल वहां के लोगों के रिश्तेदारों के यहाँ ठहरा था, या कोई भी ऑफिशियल काम से गया था, तो वो अगर स्ट्रांग सबूत पेश करता है तो फिर उसका उस रिपोर्ट के आधार पर जो फाइनल रिपोर्ट कोर्ट में पेश की जाती है, तो फिर उसमें उसको मुलजिम बनाकर पेश नहीं किया जाता। डायरेक्ट एफआईआर में से नाम कम कम नहीं होता है, लेकिन वो फाइनल रिपोर्ट में पुलिस अधिकारी के द्वारा ये लिखा जाता है कि अपराध में इनके प्रति अपराध बनना नहीं पाया गया, इसलिए ये दो के लोग या एक के खिलाफ ही चालान कोर्ट में प्रस्तुत है। आगे फिर न्यायालय उसमें देखता है। पुलिस अधिकारी का काम सिर्फ इतना है कि क्लोजर रिपोर्ट तैयार करके जो है कि कोर्ट में पेश करते हैं। आगे हम देखते हैं इससे संबंधित कुछ व्यक्तिगत उदाहरण जो वकालत की इस 25 साल की प्रैक्टिस के दौरान मैंने देखे हैं, और कुछ जस्ट अभी अभी देखे हैं, वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा। अभी हम इसमें देख लेते हैं कि न्यायालय के सामने जब पुलिस रिपोर्ट करती है कि पेश करती है कि सी के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला है, तब मजिस्ट्रेट फरियादी को नोटिस जारी करते हैं। ठीक है। यदि फरियादी विरोध दर्ज कराता है तो कोर्ट दोनों पक्षों को सुनती है। यहां पर मैं आपको एक बात बता दूं कि या तो पूरी एफआईआर पे ही खात्मा लगा दिया, या मालूम पड़ रहा है कि 6 मुलजिमों के नाम लिखा है, उसमें से 3 के नाम कर दिए और 3 के खिलाफ एफआईआर पेश कर दी। दो स्थितियां ये अलग अलग हो गई हैं, आपको ध्यान रखना है। यदि पूरा ही खात्मा खारिजा लगा दिया गया है, वो स्थिति एक अलग हो गई है। इस पे स्पेशल वीडियो बना चुका हूं सर, तकरीबन 8 या 10 वीडियो में मेरे चैनल पर अपलोड कर चुका हूं इस पे विशेष रूप से, क्योंकि मैं खुद ही कुछ इस प्रकार के केस हैंडल कर रहा हूं, तो उनकी बड़ी बारीकियों से जो मैंने अनुभव किया, जो जांच की, वो मैंने उन वीडियो में अनुभव को भी बताया है। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जजमेंट से सब कुछ मिला के तकरीबन इस टॉपिक पे मैं कम से कम 30 वीडियो अपलोड कर चुका हूं सर, 175 की उपधारा 3 पे आप देख सकते हैं। शॉर्ट में मैं आपको बता दूं, इसी वीडियो में भी बता देता हूं कि यदि पूरी एफआईआर पर ही खात्मा लगा दिया है तो स्थिति अलग हो जाएगी। अब मैं आपको यहाँ पर बता दूं दोनों स्थितियां जो अभी जस्ट मेरे को देखने में भी आई हैं, मेरे पास भी कुछ इस प्रकार के केसेस आए थे। यदि एफआईआर पे खात्मा लगा दिया जाता है तो अदालत में पुलिस के द्वारा फाइनल रिपोर्ट पेश की जाती है, फिर कोर्ट से नोटिस जारी होता है फरियादी को। फरियादी चाहे तो लिखित में वहां प्रोटेस्ट याचिका या विरोध आवेदन दे सकता है कि पुलिस ने गलत खात्मा खारिजा लगाया और इस पे इन्वेस्टिगेशन किया जाए। आपके बयान होंगे वहां पर। उसके बाद फिर अदालत के ऊपर डिपेंड करता है कि उसको या तो पुलिस की रिपोर्ट को, फाइनल रिपोर्ट को मान ले जो उसने एफआईआर को खत्म करने की पेश की है, या उसको निरस्त कर दे और आगे इन्वेस्टिगेशन का आदेश कर दे। यदि निरस्त कर दिया जाता है तो उसमें इन्वेस्टिगेशन वापस प्रारंभ हो जाता है और पुलिस का जो खात्मा है वो समाप्त माना जाता है। यदि उसको स्वीकार कर लिया तो मामला वहीं समाप्त हो जाता है। उसके खिलाफ आप रिवीजन कर सकते हैं, आप जो है कि डीजे कोर्ट में। यदि सीजीएम कोर्ट का आदेश है तो डीजे कोर्ट में आप रिवीजन कर सकते हैं। यदि आपने वहां भी नहीं की तो फिर वो आपका पूरा मामला खत्म हो जाएगा, और जब तक आप लगे रहे तब तक आप हारेंगे नहीं, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। नन्ही चींटी दाना लेकर चढ़ती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना ना करता है, मेहनत उसकी बेकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। गोताखोर सिंधु में जाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मुट्ठी उसकी हर बार खाली नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, देखो और स्वीकार करो क्या कमी रह गई और सुधार करो। कुछ किए बगैर ही जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये हरिवंश राय बच्चन साहब की कविता है साहब, मोटिवेशनल के लिए मैं अक्सर सुना देता हूं, क्योंकि कानून की दुनिया में इसकी बहुत जरूरत महसूस होती है। अक्सर व्यक्ति के साथ थाने पे नाइंसाफी हो गई, पता लग रहा है फर्स्ट अदालत ने उसके खिलाफ फैसला दे दिया, फिर वो एडीजे कोर्ट में गया, हाई कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट में गया। अब इस लंबे सफर में अगर वो हिम्मत हार के बैठ जाएगा तो कभी उसे जीत नहीं मिल पाएगी सर, क्योंकि जहां हारा और बैठा वहां से खेल खत्म। कोई आपके घर हाथ पकड़ कर नहीं आएगा आपको इंसाफ दिलाने, लड़ना आप ही को पड़ेगा। इसलिए मैंने मोटिवेशनल लाइन आपको बताई है, और वीडियो के प्रारंभ में भी मैंने आपको इसलिए बताई थी कि यदि आप निर्दोष हैं और आपको झूठा फंसाया गया तो आपको खड़ा होना पड़ेगा और आपको उसको मुकाबला करना पड़ेगा। अब मैं आपको यहाँ बता दूं कि यहाँ तो आप समझ गए कि पुलिस उसमें से तो नाम नहीं काट सकती, लेकिन वो फाइनल रिपोर्ट में आपका नाम जो है कि चालान के साथ आपको मुलजिम बना के पेश नहीं करेंगे, आपको बाहर कर दिया जाएगा। यहाँ पर भी एक खेल हो जाता है सर, बड़ा भारी खेल हो जाता है। कई बार जो है कि अपराधी भी इस प्रोसेस का फायदा उठाकर बच निकलते हैं।
अब आप समझ सकते हैं स्थितियां कितनी गंभीर हो जाती हैं जब कोई अपराधी बच निकले। भाई निर्दोष को छोड़ा जाए वहां तक तो ठीक है, लेकिन अपराधी को नहीं छोड़ा जाना चाहिए। तो अपराधी को भी मुलजिम बनाया जाए तो 175(3) के तहत हम कोर्ट में स्पेशल आवेदन पेश करते हैं। पहला ये 156(3) थी, ये दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में। अब ये 175(3) कर दी गई है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में। इसके साथ एक एफिडेविट भी लगाया जाता है। पूरी प्रोसेस पे स्पेशल वीडियो बना चुका हूं सर, मेरे चैनल पर अपलोडेड है, आप देख लें। उनकी डिजिटल ई बुक की लिंक भी उन्हीं वीडियो के नीचे मेरे द्वारा दे दी गई है। उसमें बहुत डिटेल जानकारी दी है। शॉर्ट में मैं बता दूं, यदि आप अनसेटिस्फाइड हैं तो आप ये आवेदन पेश करें, वहां पर थाने पे आवेदन दें, एसपी साहब को रजिस्टर्ड डाक से दें और उसके साथ सारी कॉपियां लगाकर वहां पेश करें और आप आपके गवाह सबूत पेश करें। अगर जज साहब को आपने सेटिस्फाइड कर दिया तो थाना प्रभारी को आदेशित कर देंगे कि इसमें एफआईआर दर्ज करके इन्वेस्टिगेशन प्रारंभ किया जाए। और निर्दोष है तो उसको बचाने की एक शुरुआत तो यही हो गई। अब हम आगे चलते हैं। इसमें हाईकोर्ट में याचिका भी लगाई लगाई जाती है। समाधान है इसमें। इसमें जो बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने साकरी वसु बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के मामले में स्पष्ट किया है कि अन्वेषण की निगरानी का अधिकार मजिस्ट्रेट के पास में है। मनमानी नहीं कर सकते पुलिस वहां पर, आप वहां पर उनकी निगरानी में भी आप जांच करवा सकते हैं। यदि पुलिस किसी दोषी को बचा रही है या किसी निर्दोष का नाम हटाने में टाल मटोल कर रही है तो पीड़ित व्यक्ति न्यायालय के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर सकता है। इसमें यह भी बताया गया है जजमेंट में कि सीधे हाईकोर्ट जाने की जरूरत नहीं है आपको। पहले आप आपके जुडिशियल मजिस्ट्रेट को आवेदन दें, ये इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है, मैंने आगे लिखा हुआ पूरी साइटेशन में भी आपको बताऊंगा उसमें भी। अब इसमें हम देखते हैं सर समाधान एवं व्यवहारिक सलाह। क्या करना होगा आपको? यदि आपका नाम किसी झूठी एफआईआर में आ गया है तो थाने में सेटिंग करने के बजाय ये दो कानूनी रास्ते आप अपनाएं। किसी के हाथ पांव जोड़ने की जरूरत नहीं है सर। भाई आप तो हैं ही निर्दोष। अब आप निर्दोष हैं तो अब आप भला कहाँ कहाँ हाथ पांव जोड़ेंगे साहब? आप अपना निवेदन कर सकते हैं जाके। हर व्यक्ति का एक स्वाभिमान होता है, हर आदमी के अंदर खुददारी होती है। एक तो झूठा नाम लिखा दिया और दूसरा आप हाथ पैर जोड़े जा रहे हैं। तो वो मुलजिम तो चाहते यही है कि ये जलील हो, ये रुसवा हो और ये परेशान हो, ये इस प्रकार से तो वो चाहते ही लोग हैं ये। ठीक है, आप कानूनी प्रोसेस क्या अपनाएंगे कि वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को आप आवेदन दें। सबसे पहले किस प्रकार से कि एसपी साहब या एसएसपी को अलबी घटना के समय में कहीं और होने का प्रमाण, अलबी एक लैटिन भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है कि घटना के दिनांक और दिन को आप कहीं और उपस्थित थे, उसको अलबी ALIB कहा जाता है। उसके होने का प्रमाण साक्ष्यों के साथ आप आवेदन दें कि अन्वेषण में आपका नाम पृथक कर धारा 173 BNS की अंतिम रिपोर्ट न्यायालय में पेश करें। मतलब जो एफआईआर तैयार हुई है उसमें आपका नाम हटाया जाए। वो सारे सबूत आप इन्वेस्टिगेशन के दौरान ही पुलिस अधिकारी के समक्ष आप प्रस्तुत कर दें। आपको ध्यान रखना, आपको सुस्ती नहीं बरतना, वरना वह चालानी कोर्ट में पेश हो गया तो फिर बचेगा क्या आपका? इन्वेस्टिगेशन के दौरान ही आपको करना है सारी कार्रवाई, आप खास तौर से ध्यान रखें। दूसरा है आपका थाना प्रभारी महोदय और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को आप दे दें आपके सारे डिफेंस के कागज। यदि वो नहीं सुनते हैं तो आप पुलिस अधीक्षक महोदय को रजिस्टर्ड डाक से दे दें। यदि वहां पे भी सुनवाई नहीं होती है तो हाई कोर्ट में याचिका लगाई जाती है। प्रथम दृष्टया कोई अपराध नहीं बनता तो BNSS की धारा 528 और पुरानी धारा 482 थी सर CRPC के तहत एफआईआर रद्द कराने हेतु उच्च न्यायालय में आप याचिका दायर कर सकते हैं। अब इसमें जो कानूनी प्रावधान की धाराएं क्या क्या लगेंगी सर, मैं इसमें लिख दिया है। और विचारण का और एक लैंडमार्क जजमेंट जो है मैं आपको बता दूं, बड़ा महत्वपूर्ण जजमेंट है, वही साकरी वसु वाला। इसमें जो है कि जो मुख्य निर्णय और शक्तियां दी गई हैं कि 156(3) के तहत मजिस्ट्रेट के पास एफआईआर दर्ज करने और उचित निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने का आदेश देने के अंतर्निहित शक्तियां, दोनों के बारे में बताया। एफआईआर दर्ज करने का आदेश भी दे सकते हैं और उचित निष्पक्ष जांच करने का भी इसमें बताया। यदि थाने पे आपकी निष्पक्ष जांच नहीं की जा रही है तो आप जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के समक्ष आवेदन भी दे सकते हैं। 193(9) फर्दर इन्वेस्टिगेशन के बारे में बताया गया है। 175(3) जो पहले 156(3) थी उसके तहत भी पेश किया जा सकता है। मजिस्ट्रेट के प्रमुख निर्णय और शक्तियां इसमें जो हैं, जांच की निगरानी हो गई, सीबीआई को आदेश का अधिकार नहीं है और उच्च न्यायालय पर बोझ कम करना। इस फैसले का उद्देश्य पर्याप्त स्थानीय उपाय उपलब्ध होने पर उच्च न्यायालयों में अनावश्यक प्रत्यक्ष रिट याचिकाओं को रोकना है। ये मैं आपको बता दूं कि हाईकोर्ट ने इसमें ये स्पेशल रूप से कहा था कि आप सीधा हाईकोर्ट में आने की बजाय आप 175(3) के तहत जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के समक्ष आप आवेदन दें। किस प्रकार से दिया जाएगा, कैसे दिया जाएगा, डिटेल वीडियो मेरे चैनल पर उपलब्ध है। और आज के वीडियो में तो सर मैंने आपको मुकम्मल कानूनी जानकारी प्रदान कर दी कि क्या एक बार आरोपी का नाम एफआईआर में पुलिस दर्ज कर ले तो न्यायालय के आदेश के बिना उसको हटा सकती है। उदाहरण के तौर पे यदि एक ही व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है और उसका नाम अपराध बनना नहीं पाएगा जांच में, पुलिस ने कि संज्ञेय अपराध बनना नहीं पाया जाता
और उस पर खात्मा लगा दिया, जांच खत्म कर दी और पुलिस में जुडिशियल मजिस्ट्रेट के समक्ष फाइनल रिपोर्ट पेश कर दी। तो यहाँ पर पुलिस को कोई अधिकार नहीं है, पुलिस को कोई अधिकार नहीं है कि वो किसी का नाम कम कर दे, लेकिन वो जांच में जो पाती है वो जज साहब के समक्ष रख देती है। अंतिम आदेश जज साहब के द्वारा किया जाएगा, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के द्वारा आदेश पारित किया जाएगा कि उसको स्वीकार किया जाए या अस्वीकार किया जाए। आपको नोटिस दिया जाएगा, आपके बयान लिए जाएंगे, आप वहां पर विरोध आवेदन भी दर्ज करा सकते हैं, आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वहां पेश कर सकते हैं, लिखित बहस भी आप प्राप्त कर पेश कर सकते हैं। आईओ के भी बयान होते हैं, तो आईओ के बयान की सर्टिफाइड कॉपी भी आप ले सकते हैं। उसको पढ़ने के बाद, आपके डॉक्यूमेंट्स देखने के बाद आप लिखित बहस भी कोर्ट में पेश कर सकते हैं, उस कंडीशन में जब किसी वास्तव में गंभीर अपराधी को पुलिस ने छोड़ दिया और ये लिख दिया कि इसके प्रति अपराध बनना नहीं पाया जाता, और किसी निर्दोष को यदि फंसाया गया है तो उसके लिए ये एक रामबाण औषधि का काम करती है। उस निर्दोष को राहत मिल जाती है और पुलिस थाने से उसका नाम कम करके पेश कर दिया जाता है। सपोज करें कि अगर वहां पर पेश कर भी दिया, वहां पर सुनवाई नहीं हुई, तो मैंने आपको बताया एसपी साहब के पास आप आवेदन दें, प्रोसेस कर लें, उसके बाद आप सीधे हाई कोर्ट में याचिका लगा दें एफआईआर क्वेश कराने के लिए, और वहां से भी आपका काम हो सकता है, और ये सबसे बेस्ट है। और उसके बाद एक स्टेज और भी आती है जब चार्ज लगता है, जब चार्ज पे बहस की जाती है, उस समय भी यदि जज साहब को ये लग जाता है कि हाँ ये व्यक्ति इसमें शामिल नहीं है, तो चार्जिंग स्टेज पे भी उसको उन्मोचित किया जा सकता है, या फिर आखिरी में गुंड दोषों के आधार पर सर फिर फैसला होगा, आपको पूरा केस लड़ना पड़ेगा। तो ऐसी स्थितियां बन जाती हैं, तो उनके उपाय भी हैं और रास्ते भी हैं। और कई बार गुंडे बदमाश और शातिर किस्म के लोग जो है कि बड़ी चालाकी से नाम कम करवा लेते हैं थाने पे। एक मैं आपको बताऊं, अब एक प्रैक्टिकली उदाहरण है, 6 लोगों के खिलाफ थाने पर एफआईआर दर्ज की गई। जो 3 मेन मारपीट करने वाले थे, उन तीनों के नाम पुलिस ने हटा दिए। पुलिस अधिकारी का इन्वेस्टिगेशन में ये कहना है कि ये अपराध में शामिल नहीं थे। उन्होंने उनकी जो भी रिपोर्ट लगाई, सीसीटीवी कैमरा और जो है कि एफिडेविट, इन 2-3 चीजों के आधार पर नाम खत्म कर दिया। फरियादी परेशान, उसका ये कहना है कि वकील साहब यही मेन घटना में शामिल थे, अब क्या किया जाए। तो हमारे द्वारा 175(3) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के समक्ष आवेदन पेश किया गया कि ये लोग भी घटना में शामिल थे, डॉक्यूमेंट्स रिकॉर्ड पेश किया गया, उसके बाद नोटिस जारी हो गए। तो ये एक प्रोसेस ये हो गई। आपको ये प्रैक्टिकल मैंने बता दिया। एक फाइनेंशियल चीटिंग का मैंने कई मामलों में उदाहरण दिया है, 30,37,500 का पूरी एफआईआर पे खात्मा लगा दिया साहब। पॉलिटिकल रूप से मजबूत है मुलजिम अभियुक्त गण। अब क्या किया जाए साहब, अब आप क्या कर सकते हैं? आपका सिर ठोकेंगे जाके अपना, या आसमान पे पत्थर उछाल के मारेंगे, या सड़क पे खड़े होकर गाली बकेंगे? ऐसा तो कोई भी नहीं करेगा, या मायूस होकर बैठ जाएंगे। आपको ये कोई भी काम नहीं करना। आपको क्या करना है? कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती। आप तुरंत कानूनी कार्रवाई में लग जाएं और उस अंतिम समय तक लगे रहें जब तक आप जीत ना जाएं, और सफलता आपको जरूर सर मिलेगी, कभी ना कभी तो मिलेगी। इस कोर्ट से नहीं तो ऊपर, ऊपर नहीं तो ऊपर। ऐसे लाखों फैसले आपको देखने में मिल जाएंगे, या नीचे की कोर्ट के फैसले ऊपर की अदालतों ने निरस्त कर दिए, बदल दिए। तो आपको हिम्मत नहीं हारना है। अब मैं आपको डिजिटली बुक से सर थोड़ा परिचित करा देता हूँ। ये अध्याय 1 है सर इसका, कि पुलिस के खिलाफ कोर्ट से एफआईआर का आदेश कैसे लें। बीएनएसएस 2023 175(3) की अर्जी ड्राफ्टिंग। आज ही मेरे पास मेरे एक व्यूवर्स ने पूछा था, उन्हें इस ई बुक को खरीदना था, वो जानना चाह रहे थे कि आखिर इसमें क्या है। तो सर मैं हर वीडियो में बता देता हूँ, और यदि आप जब खरीदने जाएंगे तो आप वहां पर भी एक डिस्क्रिप्शन में सारे अध्याय मिल जाएंगे। मैं आपको अध्याय भी बता देता हूँ इसमें। हालांकि सर वीडियो क्या है कि इसमें फिर 10-12 मिनट इसी में निकल जाते हैं, 15 मिनट तो इसको समझाने में लग जाते हैं, इसलिए मैं अब अक्सर वीडियो में इसकी डिटेल जानकारी नहीं देता हूँ। शॉर्ट में बोल देता हूँ कि लिंक वीडियो के नीचे मौजूद है, 299 रुपए इसकी कीमत है, आप लिंक पे क्लिक करके खरीद सकते हैं। लेकिन बता देता हूँ इसमें मैं क्या क्या अध्याय शामिल है इस वीडियो में, ताकि आपको पता लग जाएगा। आप ध्यान से सुन लें। नंबर 1 है अध्याय, पुलिस के खिलाफ कोर्ट से एफआईआर का आदेश कैसे लें। बीएनएसएस 2023 की धारा 175(3) की अर्जी ड्राफ्टिंग सीखें। इससे रिलेटेड जानकारी आपको इस अध्याय में मिल जाएगी। अध्याय नंबर 2 है, पुलिस एफआईआर ना लिखे तो सीधे कोर्ट से आदेश कैसे लें। सीआरपीसी की धारा 156(3), अब बीएनएसएस की धारा 175 की उपधारा 3, पूरी प्रक्रिया आवेदन की ड्राफ्टिंग के साथ। अध्याय नंबर 3 में धारा 173, संज्ञेय मामलों में इतला एफआईआर। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएसएस 2023 के अध्याय 13 में पुलिस को इतला और उसके अन्वेषण की शक्तियों के बारे में इस अध्याय में बताया गया है। ये सब डिजिटल ई बुक के अध्याय में पढ़ रहा हूँ सर। मैं आपको बता दूं, ये सारी डिजिटल ई बुक का कलेक्शन करके मैं एक मेन बुक भी बनाने वाला, बन चुकी है मेरी, और लगातार बना रहा हूँ।
वो बुक सर तकरीबन उसमें गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूवल भी मेरे को मिल चुका है, 2 बुक का, और ISBN नंबर भी मिल चुका है, लेकिन वो एक बुक की कीमत तकरीबन 3,000 रुपए के करीब है सर। उसमें GST, टैक्स, इनकम टैक्स, डिलीवरी चार्ज, प्रिंटिंग चार्ज सब कुछ शामिल हो जाता है। तो जो खरीदना चाहे खरीद लें। कई वकील साहब ने मुझसे कहा, कई व्यूअर्स ने कहा कि आप तो बुक वकील साहब बनाएं आप। तो ठीक है सर, मैं बुक में भी आगे लग गया हूँ। गवर्नमेंट की तरफ से, भारत सरकार की तरफ से ISBN नंबर और अनुपस्थिति भी मुझे मिल चुकी है। मैं अतिशीघ्र उसको भी चालू कर दूंगा। उसमें एक बुक में कम से कम 30-40 डिजिटली बुक शामिल हो जाएंगी। ये जरूर बेनिफिट मिलेगा। जैसे ये आपको इतने सारे अध्याय दिख रहे हैं, ऐसे जो है कि तकरीबन 30-40 डिजिटल ई बुक वो एक ही आपको प्रिंटेड बुक में मिल जाएगी। आप यहाँ पर आपको सुविधा ये होती है कि आपका जो समस्या है, आपकी जो प्रॉब्लम है, उसी टॉपिक की आप डिजिटल ई बुक खरीद लेते हैं तो मात्र 299 रुपए में मुझे लगता है आपकी समस्या का समाधान हो जाता है। ये कोशिश से दावा नहीं है सर, ये फैसला तो जज साहब ही करेंगे। ये तो सिर्फ एक प्रयास है। अध्याय नंबर 3 में हो गया सर। अध्याय नंबर 4 हो गया हमारा धारा 173 से धारा 194 BNSS 2023 का विश्लेषण एवं पुलिस को इतला और उनके अन्वेषण करने की शक्तियां। अध्याय 5 में FIR का महत्व और कानूनी आधार। अध्याय 6 में धारा 173 का विस्तृत विश्लेषण। अध्याय 7 में FIR से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण कानूनी प्रावधान। और अध्याय 8 में FIR दर्ज करवाने की संपूर्ण व्यवहारिक मार्गदर्शिका। 9 में FIR के बाद पुलिस जांच का वास्तविक उद्देश्य। अध्याय 10 में आम जनता के लिए FIR दर्ज करवाने की संपूर्ण व्यवहारिक मार्गदर्शिका एवं FIR ड्राफ्ट। अध्याय 11 में भाग 1 FIR क्या होती है, बहुत सरल भाषा में। अध्याय 12 में जीरो FIR क्या है, कब और कैसे दर्ज होती है, BNSS 2023 धारा 173 की संपूर्ण जानकारी। अध्याय 13 में धारा 173 की उपधारा 4 BNSS के तहत पुलिस अधीक्षक SP को आवेदन ड्राफ्ट कोर्ट जाने से पहले ये जरूर सीखें। अध्याय नंबर 14 में सर धारा 175(3) BNSS में पक्षकार किसे बनाए, कोर्ट आवेदन में विपक्ष में किसका नाम लिखें। अध्याय नंबर 15 में है धारा 175(3) BNSS 2023 के तहत किन किन अपराधों में कोर्ट से पुलिस को FIR या जांच का आदेश करवाया जा सकता है। बड़ा महत्वपूर्ण बात है सर, सीखने लायक है। मैंने लिखा हुआ है सारे पॉइंट इसमें। अध्याय नंबर स्पेशल वीडियो भी है सर। ये जितने अध्याय हैं, ये हर अध्याय के इसी टाइटल से आपको मेरे चैनल पर वीडियो भी मिल जाएगा, और उसी वीडियो के नीचे स्पेशल उसी टॉपिक की डिजिटल लिंक भी मिल जाएगी ई बुक की, और उसकी ई बुक का सारांश मैंने इनमें भी शामिल किया, बात की में भी, ताकि आपको दोनों तरफ से लाभ प्राप्त हो सके। अध्याय 16 में कोर्ट से FIR का आदेश धारा 175(3) BNSS शपथ पत्र का ड्राफ्ट कैसे बना, ये भी बड़ी महत्वपूर्ण है सर। 17 में धारा 175(3) BNSS के आवेदन की 3 अलग अलग घटनाओं और परिस्थितियों की ड्राफ्ट एवं सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण 4 जजमेंट एवं प्रैक्टिकली FIR का विवरण। अध्याय नंबर 18 है क्या लोक सेवक पर सीधे FIR होगी, जाने BNSS की धारा 175(3) व 175(4) पर सुप्रीम कोर्ट का नया नियम। एक्स विरुद्ध स्टेट ऑफ केरला 2026, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जजमेंट है सर। अध्याय 19 में सीधे हाई कोर्ट जाने की गलती ना करें, साकरी वसु विरुद्ध स्टेट ऑफ यूपी 2007 का है। अध्याय 20 में FIR खात्मा में पुलिस अधिकारी के बयान, पुलिस अधिकारी मतलब इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के बयान की कॉपी कैसे लें, आईओ को प्रतिपरीक्षण के लिए कोर्ट में कैसे बुलाएं। धारा 348 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत मेरे द्वारा आवेदन कोर्ट में लिखाया गया है, ये प्रोसेस मौजूद है। स्वीकार करना या अस्वीकार करना ये जज साहब का काम है सर, हमारा काम है वकालत करना। हम उसमें पीछे क्यों हटते हैं? अगर हमें जहां जगह मिलती है कानून में, हम उसका इस्तेमाल करें। वो मैंने इसके ऊपर तकरीबन 6 वीडियो बनाए सर, अभी जस्ट लगातार 6-7 वीडियो धारा 348 पे, कि जो गवाह छूट गया है या जो आवश्यक गवाह है या जिसकी गवाह हो चुकी है, तो उनको वापस कैसे कोर्ट में बुलाएं। देख लें सर, आप चैनल पर अपलोडेड है। यदि आपको लगता है कि उनकी रिटर्न में ई बुक भी चाहिए, तो उन्हीं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके लिंक भी दी गई है, वहां पर क्लिक करके आप उसे खरीद भी सकते हैं। खरीदने से पहले आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो अध्याय दिए गए हैं वो जरूर देख लें, ताकि आपको पता लग जाए कि उसके अंदर क्या क्या दिया गया। अब हम इसमें देख लेते हैं। अध्याय 20 हो गया सर। अध्याय 21 में आ रहा है हमारा पुलिस खात्मा रिपोर्ट के खिलाफ कोर्ट में लिखित बहस, रिटर्न आर्गुमेंट कैसे दें। समझते जा रहे हैं सर, बड़ी साफ और शुद्ध अक्षरों में लिखा हुआ है मैंने। 22 में कोर्ट से व्हाट्सएप और ईमेल पर समन या नोटिस कैसे भिजवाएं, सरकारी नियम। अध्याय 23 में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, व्हाट्सएप पर पुलिस नोटिस भेजना गैर कानूनी। सत्येंद्र कुमार अंटिल, ये केस है सर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का 2025 का। इस पे स्पेशल वीडियो भी बना दिया है मैंने, चैनल पर अपलोडेड, आप देख लें। अध्याय 24 में पुलिस ने FIR लगा दी, कोर्ट से केस डायरी और डिजिटल सबूत मांगने का कानूनी तरीका। सुनते जाइए ध्यान से सर, अलग अलग हैं, सभी एक जैसे नहीं है। 25 में क्या पुलिस आयोग से, क्या पुलिस विवेचक मतलब IO से कोर्ट में जिरह कर सकते हैं, जाने नियम। अध्याय 26 में आरोपी के बैंक खाते फ्रीज कैसे करवाएं। 27वें में अध्याय धारा 173(4) BNSS क्या है, ASP को शिकायत का सही तरीका क्या है।
अध्याय 28 में 175(3) के अनुसार मजिस्ट्रेट को क्या जांच करनी होती है। 29 में पुलिस थाने में महिला अपराध की एफआईआर कैसे लिखी जाती है, प्रैक्टिकली बताया। धारा 85, 75, 79 मेरे खुद के पास केस है सर, तो उसी को मैंने बतौर एग्जाम्पल आपको सिखाने के उद्देश्य से बनाया है। और अध्याय 29 में पुलिस थाने में महिला अपराध की हो गया। 30 में आएगा सर, दहेज और लज्जा भंग के झूठे केस से पति परिवार को कैसे बचाएं। कई बार झूठा फंसा दिया जाता है सर, जैसा एक की बजाय 10 के नाम लिखा दिए। तो पूरा डिफेंस मैंने इसमें बताया है, यहाँ तक कि प्रति परीक्षण के क्वेश्चन भी आपके लिए तैयार करके मैंने दे दिए हैं सर डिजिटल ई बुक में। और मोटर यान अधिनियम से रिलेटेड कम से कम मैं 60 वीडियो मैंने बना दिए हैं। उसमें भी क्रॉस एग्जामिनेशन के 50-50 प्रश्न स्पेशल मैंने बनाया अलग से, कि ड्राइवर और गाड़ी मालिक को कैसे बचाएं, या क्लेम याचिका को कैसे जीतें, या बीमा कंपनी क्रॉस करती है तो उससे हम कैसे बचें। सब कुछ उसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जजमेंट के हवाले के साथ लिखा है सर मैंने। अभी हम बात कर रहे हैं, इसी पे बात कर लेते हैं। अभी धारा 32 में आ गया, अध्याय 32 में आ गया। 348 बीएनएसएस क्या है, गवाह को दोबारा कोर्ट कैसे बुलाएं, इसमें अध्याय शामिल है सर वो। 33 में वही प्रियंका श्रीवास्तव और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, इस तरीके से ये अध्याय होगा सर 33। और इसमें बहुत कुछ जानकारी मौजूद है सर, तकरीबन 200 से ऊपर इसके प्रश्न हैं, समथिंग समथिंग जहां तक मुझे जानकारी है। 200 के समथिंग, 200 से ऊपर ही सर इसके प्रश्न हैं। ये मैं आपको बता दूं सर, ये कहते हैं इसको डिजिटली बुक, मतलब ये छप के आपके घर पे नहीं आएगी, ये आपके मोबाइल में डाउनलोड हो जाएगी। और आप गूगल पे भी उपलब्ध है ये मेरी बुक, जो आप गूगल का अपना खुद का एक स्पेशल ऐप होता है, वो उसी पे ये डाउनलोड हो जाएगी, लाइफ टाइम आपको वहीं दिखेगी। और यहाँ पर आप यदि मेरी वेबसाइट से खरीदते हैं तो इसका पीडीएफ का नोटिस आएगा आपकी ईमेल पर, वहां पर आपको डाउनलोड लिखा दिखाई देगा नीले रंग का। जब आप डाउनलोड पर क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड हो जाएगी, मगर कब, जब आप भुगतान कर देंगे। 299 रुपये मात्र इसकी कीमत रखी गई है मेरे द्वारा। और इसी का गवर्नमेंट की तरफ से मुझे अप्रूवल प्राप्त हो चुका है, आईएसबीए नंबर भी मिल चुके हैं। अति शीघ्र ये जो 175 के ऊपर है तकरीबन तकरीबन, इस पे जो सारे अध्याय मैंने आपको बताए, इसकी प्रिंटेड बुक भी मैं आप लोगों के लिए अवेलेबल सर करा दूंगा अति शीघ्र। उसकी भी मेरी जो है की तैयारी चल रही है। लेकिन मैंने आपको जैसा बताया वहां पर 700, 650, 700 पृष्ठ की बुक ही तकरीबन 3,000 रुपए की कॉस्ट में पड़ती है सर वो। लेकिन उसको ऑर्डर पे ही छपवा के आपको मंगवा सकते हैं। आप ऑर्डर देंगे, संबंधित बुक से प्रिंट होके स्पेशली कुरियर से आपके घर पे आ जाएगी। अभी कुछ एक बुक जब मैं जैसी शुरुआत करूंगा तो वो बुक पहले मैं खुद परचेस करके मंगाऊंगा, उसको पूरा देखूंगा, चेक करूंगा, और उसके बाद उस बुक को दिखाते हुए स्पेशल वीडियो में आपके लिए बनाऊंगा। उसकी तैयारी मेरी जारी है। लेकिन ये कुछ टेक्निकल काम ऐसे होते हैं सर, इसमें काफी समय लग जाता है, इतना आसान नहीं होते हैं। लेकिन फिर भी आप लोगों की आसानी के लिए ये मेरे द्वारा कोशिश की जाती है। मैं आपको बता दूं सर कि ये जो हम बुक्स खरीदते हैं ये वो बुक्स नहीं है। आप कान खोल के सुन लें, ध्यान से आप सुन लें। ये मैंने मेरी वकालत की 25 साल की प्रैक्टिस के दौरान जिन ठोकरों को खाके जो अनुभव सीखे हैं, और जो प्रैक्टिस के दौरान जो मामलात मेरे सामने आए हैं, उन्हीं का कलेक्शन करके ये बुक्स मेरे द्वारा लिखी गई हैं। बड़े महत्वपूर्ण मुद्दे और बड़े महत्वपूर्ण टॉपिक हैं जो आए दिन सुबह शाम दिन रात कोर्ट कचहरी में हमारे काम में आते हैं, और हमें हमें अक्सर सामना करना पड़ता है एक आम नागरिक को भी। ये आपको मैं बतौर उदाहरण के बता दूं। अब आपको बहुत सी बुक्स रखी हैं पीछे लाइब्रेरी में भी, आप देख रहे हैं मेरे हाथ में भी देख रहे हैं, 2-3 कमरे और बुक के भरे हुए हैं मेरे पास में। लेकिन ये जो बुक है, ये अब ये बुक आपके हाथ में दे दी जाए तो आप क्या इससे समस्या का समाधान कर लेंगे, बताएं मुझे आप। जैसा कि मेरे एक व्यूअर्स ने पूछा था, 175(3) लिखा हुआ है सब इसमें, कर सकते हैं आप? नहीं सर, आप नहीं कर सकते। एक वकील साहब कर सकते हैं, एक एडवोकेट कर सकता है, मैं ही नहीं, ऑल इंडिया के सभी एडवोकेट सक्षम हैं। ऐसा नहीं है कि मैं ही कानून को जानने वाला हूं, हमारे सभी अधिवक्ता बड़े बुद्धिजीवी हैं और समझदार हैं, वो इसका इस्तेमाल करके आपको गाइडलाइन दे सकते हैं। लेकिन अक्सर ऐसा होता है वकालत में कि वकालत की दुनिया में किसी को दीवानी से फुर्सत नहीं है तो किसी को फौजदारी से नहीं है, किसी को चेक बाउंस से नहीं है तो किसी को एक्सीडेंट क्लेम से फुर्सत नहीं है, किसी को घरेलू हिंसा से फुर्सत नहीं है। ऐसे अलग अलग उसमें लगे रहते हैं, तो अक्सर कानून पढ़ने का समय नहीं मिल पाता है सर। इस वजह से मेरे द्वारा ये वीडियो इसलिए बना दिए जाते हैं ताकि एक जूनियर अधिवक्ता, एक विधि के विद्यार्थी और एक आम व्यक्ति, चाहे वो किसी गांव में रह रहा हो, शहर में या महानगर में, जहां भी मेरा वीडियो देख रहा है, वो कानून से भली भांति परिचित हो ले और उसके मन में उठने वाले जो शंका के समाधान हो सके। बहुत से कानून की मुझे भी जानकारी नहीं होती है सर, मुझे भी पढ़ना पड़ता है, या मेरे सीनियर अधिवक्ता से मैं पूछता हूँ, या कुछ अच्छे सी जानकारी वीडियो मुझे मिल जाता है तो उससे भी मुझे सीखने को मिल जाता है। कानून एक समंदर है सर, हमारी कई उम्रें बीत जाएंगी, हम कई जन्म भी ले लें तब भी हम कहाँ तक पढ़ेंगे सर, हर आदमी पढ़ ही नहीं सकता।
जिसको जो कोशिश करता है बस वही कर पाता है। सारे वकील साहब पूरे इंडिया के हमारे विद्वान अधिवक्ता साथी गण हैं, लेकिन समय नहीं मिल पाता है, इस काम में लगे हुए रहते हैं। कोई बैंक के काम में लगा हुआ है, कोई किस काम में लगा हुआ है। तो मेरे द्वारा ये वीडियो इसलिए बनाए जाते हैं खास तौर से, क्योंकि ये मेरा जो बनाने का मकसद है, ये एक समस्या को टारगेट करके मैं बनाता हूँ। एक समस्या रख ली सामने, उसका समाधान निकाल के किस प्रकार से लाया जा सकता है, उस पे कौन कौन से सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जजमेंट्स आपके लिए लाभकारी हो सकते हैं, उसकी ड्राफ्टिंग क्या होगी, उसमें कानून कौन से लगाए जाएंगे, ये इस प्रकार की एक जनरल सी जानकारियां मैं आप लोगों के लिए कलेक्शन करके लाता हूं। एक फूलों का गुलदस्ता तैयार करके आपके सामने पेश करता हूं। आप इसको ऐसा मान लें, कानून के फूलों का गुलदस्ता है ये, क्योंकि कॉम्बिनेशन बनाना बड़ा मेहनत भरा काम होता है, इतना आसान नहीं होता है। आप जब वकील साहब के पास जाएंगे तो वकील साहब फीस आपसे इसलिए लेते हैं क्योंकि उनको बहुत कुछ देखना पड़ना पड़ता है। अब वो आपके लिए घंटों मेहनत करेंगे और आप खाली फुर्सत में बैठ के चाय पी के उनके पास से चले जाएंगे और उनको कुछ भी नहीं देंगे, तो वो भला आपका काम क्यों करेंगे? भाई वो उनकी सेवा शुल्क तो वो लेंगे वकील साहब, जिसके पास भी आप जाएंगे ऑल इंडिया में जहां भी हैं। तो ये इस प्रकार से बड़ा परिश्रम करना पड़ता है, देखना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है। तो इन सारे कॉम्बिनेशंस को मैं इस्तेमाल करके आप लोगों के सामने पेश करता हूँ। एक मेरे प्रयास है, कोशिश है। जरूरी नहीं है कि आप केस जीत ही जाएं। आपका केस जो भी होगा, जैसा भी होगा, वो फैसला कोर्ट में जज साहब के द्वारा किया जाएगा, लेकिन फिर भी अंधेरे से उजाले की ओर ले जाने का मेरा एक प्रयास है। जैसे कि आज के वीडियो में यदि किसी निर्दोष को फंसा दिया गया है, तो आप इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर और थाना प्रभारी को आवेदन दें, सारे आपके सबूत पेश करें कि मैं उस समय घटनास्थल पर नहीं था। सीसीटीवी कैमरा, डॉक्यूमेंट्स, दस्तावेज, यदि वो नहीं सुनते हैं एसपी साहब को दें, नहीं सुनते हाई कोर्ट में याचिका लगा दें। और यदि आपको इन्वेस्टिगेशन के दौरान ही लगता है तो आप 175 साकरी वसु विरुद्ध उत्तर प्रदेश राज्य 2008 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा है कि मजिस्ट्रेट निगरानी भी कर सकते हैं, कि आप वहां भी आवेदन लगा सकते हैं कि साहब ये जांच में हमारा डॉक्यूमेंट को केस डायरी में शामिल नहीं कर रहे हैं, और जो है कि अभियुक्त गण की सुन रहे हैं, हमारी सुनी नहीं रह रहे हैं, तो माननीय न्यायालय इसमें आदेशित करें कि ये सारा रिकॉर्ड उसमें लें। आप वहां भी पेश कर सकते हैं, हालांकि वहां आपको पूरे गवाह सबूत और डॉक्यूमेंट्स देना होंगे। तो बहुत से कानूनी रास्ते हैं सर, प्रयास करना हमारा काम है। सफलता मिलना ना मिलना, या आप इसकी चिंता ना करें। यदि आप कदम उठाने से पहले ये सोच लेंगे कि हम मंजिल पे पहुंचेंगे या नहीं, तो ये तो एक बड़ा इंडेफिनेट सवाल हो गया सर, क्योंकि एक क्षण आदमी की जिंदगी का भरोसा नहीं है। एक क्षण में जीवन और एक क्षण में मृत्यु आदमी की हो जाती है। इसलिए हम ये ना सोचें कि क्या होगा, लेकिन हमें सिर्फ ये सोचना है कि जो कर्म हम कर रहे हैं वो कहीं गलत तो नहीं है, कहीं वो ऐसा कर्म तो नहीं है जिससे किसी का नुकसान हो रहा है, किसी की आत्मा दुख रही है, ईश्वर हमसे नाराज हो रहा है। हमें बस इस बात का ध्यान रखना है सर। जो हमें भारतीय संविधान है और भारतीय कानून है, उसका सम्मान करते हुए अपना जीवन जीना है। दूसरों को भी सहयोग करना है और जिंदगी खुद की भी आसान बनाना है और दूसरों की भी आसान बनाना है। बस आपको इतना ध्यान रखना है। आप बाकी चिंता ना करें। अगर आपके साथ गलत भी हुआ है, आप निराश ना हो, आप कोर्ट में जाएं, आप कानूनी कार्रवाई करें, वकील साहब से संपर्क करें। और आपको कभी लगता है उचित कि आपके किसी मुद्दे से रिलेटेड मेरी डिजिटल ई बुक है, तो आप इसको भी सर परचेस कर लें। उसकी लिंक वीडियो के नीचे दी गई है, और मैं उसकी गवर्नमेंट अप्रूवल के बाद उनकी एक बड़ी बुक भी आप लोगों के सामने जल्द प्रस्तुत करूंगा लिखित रूप में, ताकि आपके हाथ में छपकर आएगी। आपकी कोर्ट, आपकी घर की लाइब्रेरी में भी आप उसको रख सकते हैं। ये मैं बता दूं सर आपको, ये मेरी वकालत की प्रैक्टिस के अनुभव के आधार पर ये सब चीजें तैयार की गई हैं, और गवर्नमेंट के द्वारा उसको आईएसबीएन नंबर देके मुझे अप्रूवल भी दिया गया, अनुमति भी दी गई है। तो अति शीघ्र वो सुविधा भी मैं आप लोगों के लिए चालू कर दूंगा। हालांकि मेरा कोई इरादा नहीं था कि मैं कोई बड़ी बुक लिखूं या छापूं। मैं कोई राइटर नहीं हूं सर, ना कोई लेखक हूं। मैं एक आम अधिवक्ता हूं, वकालत करता हूं वहां पर, और आम लोगों के केस कोर्ट में खड़ा होकर पैरवी कर देता हूं। लेकिन फिर भी आप लोगों की जब इतनी रिक्वेस्ट है, तो वो सुविधा भी मैं चालू कर दूंगा। लेकिन वो बुक भी सर मैं बता दूं आपको, ये वो बुक नहीं है। ये वो बुक है जो समस्या को समाधान करने के मकसद से लिखी गई है। आपको ये ध्यान रखना है। तो आज के वीडियो में सर मैंने आपको मुकम्मल कानूनी जानकारी दे दी है। उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मेरे वीडियो को आप लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। ओके, शुक्रिया, थैंक यू सर।